आज हम मार्क्सवादी विचारक मार्क्स को पढ़ेंगे कि मार्क्स के चिंतन में किस प्रकार की व्यवस्था को उन्होंने प्रासंगिकता माना और उन्होंने समाज को किन किन जो वर्ग संघर्ष की स्थिति थी, यानी समाज का जो विभाजन था, वो किस प्रकार को से खत्म करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन को संवेदनशील मानते हुए ऐतिहासिक पद्धति को जो बढ़ावा दिया और वो वैज्ञानिक सिद्धांत एवं मानव की चेतना में की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो सुप्रसिद्ध जो मार्क्सवादी विचारक रहे हैं, जर्मन विचारक मार्क्सवाद रहे हैं, में इनकी दो प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहली एक तो मार्क्सवाद जो वास्तविक मार्क्सवाद के रूप में देखने को मिलता है, दूसरा नव मार्क्सवाद यानी कि युवा मार्क्स। तो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसके विषय में हम आगे डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मार्क्सवाद का जो विचार था वो एक्चुअली में कैसा था और उन्होंने अपने विचार को कहाँ तक विकास के रूप में, एक अवस्था के रूप में प्रमाणित करने का प्रयास किया। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो जर्मन विचारक थे, जो मार्क्स थे, जो मार्क्स का जो चिंतन है ये एक्चुअली में साम्यवादी व्यवस्था को प्रतिपादित करता है। साम्यवादी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सभी जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो एक समान रूप से देखे जाए। कोई राज्य नहीं रहेगा, कोई किसी की संपत्ति निजी नहीं रहेगी, ठीक, कोई वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की बात करते हैं ये, राइट। सभी की अपनी संपत्ति जैसे है वो एक प्रकार से देखा जाए तो उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग निर्देशित की जाएगी, यानी कि वो अपनी क्षमता है, क्षमता के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, लेकिन उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसे वो संपत्ति दी जाएगी। यानी कि कोई व्यक्ति एक है, अगर वो किसी में कार्य कर रहा है तो ये जो कार्य कर रहा है एक्चुअली में इसमें काम कर रहा है, तो ये जो कार्य कर रहा है ना, ये इसकी क्या है, एक क्षमता है, राइट, एक क्षमता है। और एक क्षमता के अकॉर्डिंग इसको संपत्ति नहीं मिलेगी इसमें, ओके, क्षमता के अकॉर्डिंग संपत्ति नहीं मिलेगी बल्कि इसे आवश्यकता के अकॉर्डिंग संपत्ति मिलेगी। हाँ, बाद में 9 मार्क्स में क्षमता के अकॉर्डिंग बात कही गई है, लेकिन इसके पहले हम इसको थोड़ा समझते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में इन्होंने जब विस्थापित की तो इसके अंतर्गत उन्होंने संपत्ति की जो बात कही है वो एक कही है उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, यानी कि जो व्यक्ति की आवश्यकता है उस आवश्यकता के ही निर्धारण के रूप में संपत्ति उसे दी जाएगी, प्रयोग करने के लिए दी जाएगी और अधिक से अधिक संपत्ति नहीं जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक समान रूप से। और जब समानता की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ग संघर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वर्ग संघर्ष जो देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है आपका विसंगति समाज में। विसंगति समाज का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि एक ऐसा समाज होता है जहाँ पर लोग देखे जाएं तो एक तो आपका उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, यानी कि या हम इसे बोल सकते हैं आपके संपत्तिशाली व्यक्ति, ठीक, वर्णक समाज उसे बोलते हैं। दूसरा आपका इसी में होता है निम्न समाज, यानी कि निम्न लोग जो होते हैं ये गरीब होते हैं, ठीक। तो ये समाज जो है इसको बुर्जुआवादी भी बोल सकते हैं, बुर्जुआवादी एवं सर्वहारा वर्ग। तो सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआवादी ये दो एक क्या है, एक समाज में दो रूप हैं और ये कहीं ना कहीं समाज में देखा जाए तो समानता, जो समानता के मूलभूत गुण हैं उनको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। यानी कि पूंजीवादी जो व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वाला होता जा रहा है और जो गरीब व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। लेकिन इनके बीच में जो विद्यमान ऐसी कौन सी विसंगतियाँ है जिसकी वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है, ये वहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोगों के पास स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता की बात तो है वहाँ पर, पूंजीवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता देखी जाए तो सभी को एक रूप समान रूप से नहीं मिल पा रही है।
सभी को समान रूप से नहीं मिल पा रही है। इसलिए मार्क्स थे, उन्होंने इस पूंजीवादी व्यवस्था का खंडन किया। इन्होंने कहा क्योंकि ये ऑलरेडी देखे जाएं तो ये गरीब परिवार से ही बिलोंग करते थे, तो ये यही चाहते थे कि समाज जो रहेगा वो वर्गहीन समाज रहेगा। वर्ग संघर्ष के माध्यम से इस पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा किया जाएगा और वहाँ पर एक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जहाँ पर कोई किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, कोई किसी का वर्ग भी समाज भी ये कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन ऐसी व्यवस्था वर्तमान में कहीं नहीं देखने को मिलती है। और जो वर्तमान में साम्यवादी व्यवस्था जैसे चीन रूस में और देखने को मिलती भी है, तो वो व्यवस्था एक्चुअली में उसमें 9 मार्च की व्यवस्था को विस्थापित किया गया था, वो आगे हम बताएंगे। ठीक, ये समाज व्यवस्था कहीं नहीं है कि जहाँ राज्य विहीन वो राज्य है। चीन का राज्य है, रूस एक राज्य है, वहाँ पर राज्य विहीन वर्ग विहीन। एक वर्ग की बात है, अलग है कि वर्ग नहीं है, लेकिन हालांकि वहाँ राज्य है, तो राज्य जो दिया है वो 9 मार्च के बाद विचार में वो देखने को मिलता है। लेकिन ये जो व्यवस्था थी साम्यवादी व्यवस्था, इसके अंतर्गत वर्तमान की अगर देखी जाए प्रासंगिकता वर्तमान में इसकी है, लेकिन वो प्रासंगिकता देखी जाए जिस हिसाब से मार्क्स ने विचार को रखा था वो अभी नहीं देखने को मिलती है। इसलिए इन्होंने व्यक्ति के उत्थान के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए एक व्यवस्था को विस्थापित किया था, वो व्यवस्था थी साम्यवादी व्यवस्था। तो हम पहले ये समझते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था को विस्थापित करने के पीछे इनके मूलभूत बिंदु क्या रहे हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिएगा, इनका जो चिंतन है वो एक्चुअली में देखा जाए तो विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान का यहाँ अर्थ ये हुआ कि ये भौतिकवादी विचार को भी मानते थे, कि भौतिक तत्वों को ये मानते थे। ऐसी बात नहीं भौतिक तत्वों को नहीं मानते थे, भौतिक तत्वों को ये मानते थे, क्योंकि ये जो वर्ग, ये जो बना है, ये पूरा जो दिख रहा है हमें, ये भौतिक तत्वों से बना है। ठीक, लेकिन ये भौतिक तत्वों में स्वयं का चेतन का गुण है, स्वयं का चेतन का गुण है। राइट, जिस प्रकार से कोई एक वस्तु है, ठीक, ये वस्तु है और ये वस्तु अगर स्वयं में चेतन कर रही है या गति कर रही है, घूम रही है इस प्रकार से, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस पर कोई बाहरी शक्ति प्रयोग नहीं कर रही है। इसका मतलब इन्होंने ये बात कही कि ये भौतिक जो वस्तु है, ये भौतिक वस्तु है, ये एक्चुअली में ये स्वयं में इसमें गुण है, स्वयं में ऐसा गुण है, इस पर कोई बाहरी शक्ति प्रयोग नहीं कर रही है। तो इसलिए इनके जो भौतिकतावादी चिंतन रहे वो स्वयं चिंतन से प्रभावित रहे। तो आप देखोगे भौतिक तत्वों और चेतना, इनके बीच द्वंद्वता भी देखने को मिलती है। तो द्वंद्व पद्धति जो इनकी एक आती है, द्वंद्व पद्धति, वो एक्चुअली में चेतना और भौतिक तत्वों इनके बीच की कड़ी को हम द्वंद्व पद्धति के रूप में निर्धारित करते हैं। और यह एक्चुअली में ये दर्शाती है कि मानव चेतना और भौतिक तत्वों, यानी कि मानव की जो चिंतन है, मानव एक चेतनशील प्राणी, इन्होंने कहा नैतिक युक्त प्राणी कहा, क्योंकि इनके जो विचार रहे थे वो प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार के लिए थे। तो प्रत्येक व्यक्ति उद्धार तो तभी कर पाएगा जब उसके अंदर स्वयं का गुण होगा, चिंतन करने का गुण होगी, चेतना होगी, नैतिक व्यक्ति होगा, वो समझदार प्राणी होगा, तभी तो वो अपने को विकास कर पाएगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने जो चेतना का गुण दिया वो मनुष्य के आंतरिक एक विकास का एक मूलभूत गुण है, जो भौतिक तत्वों से प्रभावित है। यानी कि भौतिक तत्वों से प्रभावित का मतलब ये हुआ कि एक शारीरिक रूप से कोई चीज़, बॉडी है, वो शरीर बना है तो भौतिक तत्वों से बना है, लेकिन वो चिंतन कर रही है, गुण कर रही है, वो मानव की एक चेतना है, उसका एक अपना विकास है। ठीक, तो ये जो है ना, ये इनके विचार रहे हैं। तो इनके बीच में जो द्वंद्वता देखने को मिलती है वही द्वंद्व पद्धति है। द्वंद्व पद्धति कोई अलग से पद्धति नहीं है। राइट, तो भौतिक तत्व, जबकि अलग से आप फ्रॉयड रहे हैं, फ्रॉयड नाम के एक सिद्धांतिक रहे हैं, वो रहे हैं दार्शनिक रहे, उन्होंने भौतिक तत्वों को अलग से चिंतन की बात की कि भौतिक तत्वों में कोई चेतना नहीं होती है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता है। अगर उसमें चेतना का गुण पाया जाता है तो वो बाहरी शक्तियों के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन उन्होंने इस बात को खंडित कर दिया था, इनकी बात को। उन्होंने कहा कि मानव चेतना स्वयं में विकसित होती है और भौतिक तत्व होते हैं उसमें चेतना का गुण पाया जाता है। ठीक, तभी वो मूव करती है। राइट, पृथ्वी जो है उसमें चेतना का गुण पाया जाता है, तभी वो मूव करती है। ओके, वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है, वो किस आधार पर करती है, उसमें चेतना गुण पाया जाता है।
तो इन्होंने भौतिक तत्वों को चेतना से जोड़ के देखा था, राइट। इसलिए इनकी इनके बीच में की एक पद्धति देखने को मिलती है, द्वंद्व पद्धति। इन्होंने इस पद्धति को एक बिंदु के आधार पर इन्होंने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था कि भौतिक तत्व एवं वैज्ञानिक चिंतन का आधार जो है वो भौतिक तत्वों में निहित है, राइट। तो हम समझते हैं कि इनके जो विचार थे वो कहीं ना कहीं देखे जाएं तो वैज्ञानिक चिंतन एवं व्यक्तिवाद के समर्थक थे। व्यक्तिवाद यानी व्यक्तिवाद का यहाँ अर्थ आप क्या निकल सकता है, यहाँ व्यक्ति का मतलब यह है चिंतन से है, कोई एक व्यक्ति की अपनी विशेष स्वतंत्रता से नहीं है। हाँ, व्यक्तिवाद की हम बात करते हैं चिंतन से, मानव की चेतना वो व्यक्ति पर ही निर्भर है, तो वो यहाँ पर व्यक्तिवाद है। लेकिन इनके विचार जो है वो वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन पूर्ण वैज्ञानिक भी नहीं कह सकते क्योंकि ये पूरे भौतिक तत्वों को चेतना से बात करते हैं ना जोड़ करके। तो इस आधार पर इनका मानना ऐसा था कि जैसे पूंजीवाद है ना, तो पूंजीवाद का खात्मा तभी किया जा सकता है जब मानव चिंतनशील होगा, मानव के अंदर चेतना गुण होगा, वो जागृत होगा, तो इस तभी तो वो इसको क्या कर पाएगा, समाप्त कर पाएगा, इसे पूंजीवादी व्यवस्था को। तो ये सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उन्होंने एक आर्थिक निर्धारण का सिद्धांत दिया था। आर्थिक निर्धारण का जो सिद्धांत था, समझ लेते हैं थोड़ा। आर्थिक जो निर्धारण का सिद्धांत था, मुझे लगता है हो सकता है कठिन पड़ रहा हो समझने में, थोड़ा समझते हैं। आर्थिक निर्धारण के अंतर्गत इन्होंने अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता तो माना था, अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता माना था कि अर्थव्यवस्था जो है क्या है, वो राज्य को निर्धारण करती है। अर्थव्यवस्था जो है वो राज्य को निर्धारण करती है, लेकिन ये केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं है। इसका अर्थ डिटरमाइन यानी कि इकोनॉमी डिटरमाइन आप शब्द आता है, उसका आपको यहाँ समझ सकते हो कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था क्या है, ये राज्य को निर्धारण करती है। यानी कि राज्य, अर्थव्यवस्था राज्य का एक मूलभूत बिंदु केंद्र है जो धर्म एवं अर्थ को निर्धारित करती है। यानी कि धर्म को संचालित करती है ही, राज्य को भी संचालित करती है ही है। लेकिन यही अर्थव्यवस्था ही केवल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था को उन्होंने एक प्राथमिक तो माना, अर्थव्यवस्था को प्राथमिक माना, लेकिन अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से एक दर्जा प्रदान इन्होंने ये नहीं किया कि अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ठीक, और भी बिंदु देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसलिए इन्होंने आर्थिक निर्धारण का जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक और भौतिक तत्वों से प्रभावित है, वैज्ञानिक और भौतिक तत्वों से, क्योंकि आर्थिक निर्धारण अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था कहीं संसाधन, संसाधन क्या है, भौतिक तत्व है, राइट। और वैज्ञानिक तो हैं क्योंकि वहाँ पर वैज्ञानिक के बहुत सारे ऐसे रिसोर्स मिलते हैं देखने को, उसमें रिसर्च होती हैं, जानकारियाँ मिलती हैं, राइट। तो वैज्ञानिक वैज्ञानिक है। और ये जो व्यवस्था का आगे विस्तार हो रहा है, वो विस्तार होने का यही मूल कारण है अर्थव्यवस्था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें स्पष्ट हो गई। ये हमारा अभी ओवरव्यू था। अभी हमने जो व्यवस्था को बताए हैं उसमें मार्क्सवादी के जो विचार रहे हैं, वो विचार एक्चुअली में देखी जाए तो सबसे पहला इनका विचार जो था वो विचार केवल यही था कि एक जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका खात्मा किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि लोगों में विषमता का मूल कारण ही पूंजीवाद है। एक लोगों में विषमता देखने को मिल रही है, संपत्ति को लेकर के विषमता देखने को मिल रही है, उसका मूल कारण क्या है, वो है पूंजीवाद। और जब पूंजीवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो हर व्यक्ति एक समान रूप से देखा जाएगा, समान नैतिक रूप से देखा जाएगा। इन्होंने नैतिक को निस्तारण नहीं किया, इन्होंने नैतिकता को माना था, ठीक। लेकिन वो नैतिकता मानव की वर्ग चेतना के आधार पर उन्होंने संलिप्त किया था और उसे निर्धारण करने में, उसे कार्य करने में व्यक्ति एक सहनशील होकर के, संवेदनशील होकर के उस कार्य को सुनिश्चित करेगा और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करेगा। इस आधार पर उन्होंने मानव चेतना को माना था, राइट। चलिए, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इनका जो सबसे पहला देखा जाए तो पूंजीवाद को खत्म करने की बात करते हैं, पूंजीवाद को खत्म करने की बात करते हैं और ये राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं, ओके। दूसरी बात है
क्योंकि वो मानते हैं कि राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज जब हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर लोगों में क्या मिलेगी, समानता। लोगों में समानता विकसित हो जाएगी, और समानता जब विकसित होगी, समानता जो विकसित हो जाएगी तो निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास कर लेगा, और प्रत्येक व्यक्ति अगर विकास करेगा तो वहाँ की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, ठीक, उसका भी विकास हो जाएगा। लेकिन इस अर्थव्यवस्था पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, किसी का नियंत्रण नहीं होगा, ना किसी व्यक्ति का, किसी राज्य का, किसी का नियंत्रण। अब बात यहाँ आती है कि फिर ये चलेगी कैसे, किसी का नियंत्रण नहीं, ना राज्य का, ना किसी व्यक्ति का, किसी संपत्ति, निजी संपत्ति नहीं कोई रख सकता, कैसे चलेगी। इस वजह से इनकी आलोचना होती है, राइट। तो इसके लिए कोई तो संचालन करना होना चाहिए। तो फिर आगे आपने लेनिन ने क्रांति की जब बात करते हैं तो उसमें पार्टी को वो महत्व देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये चीज़ को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने पूंजीवाद को क्या किया, खंडित करने की बात कही। तो पूंजीवाद को खंडित करने के लिए सबसे पहले इनकी एक बात ये आती है, आप थोड़ा समझ लेते हैं, क्या इनके विचार आदर्शवादी विचार थे क्या? मार्क्स के आदर्शवादी विचारों को थोड़ा अगर देखें तो क्या ये आदर्श से प्रभावित थे? तो देखो, ये मानव की चेतना को तो मानते थे, मानव की चेतना, कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है, मानव की चेतना है, ठीक, वो कोई भी कार्य करने में सक्षम है और उसमें वे कार्य करने का विवेक पाया जाता है। तो इस आधार पर वो मानव की चेतना को मानते थे। लेकिन वो आदर्शवाद का जो विचार था वो इसलिए इसको प्रभाव, इसलिए ये देखा जाए तो ये कहते थे कि ये आदर्शवाद जो विचार है ये पूंजीवाद की देन है, और ये पूंजीवाद जो है वो देखा जाए तो आदर्श की बात तो करता है, लेकिन इसमें स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता जो है वो सभी को समान नहीं देखने को मिलती। स्वतंत्रता तो कुछ को तो बहुत ही स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्र रूप से है, लेकिन कुछ को स्वतंत्रता ही नहीं दी है, सीमित करके रखी है, ठीक। और उसकी संपत्ति का वो क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो इसके लिए आदर्शवादी जो विचार हैं, इन्होंने आदर्शवाद को खंडित तो नहीं किया था, लेकिन आदर्शवाद को जो विचार है वो पूंजी व्यवस्था से जोड़कर बताया कि आदर्शवादी विचार जो है पूंजीवाद की देन है, और इससे क्या है कि लोगों में स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलती है तो आदर्शवादी विचार काफ़ी प्रासंगिक और काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने आदर्शवाद की जो बात कही है वो एक्चुअली में इसी वजह से इन्होंने आदर्शवाद को पूर्ण रूप से दर्जा प्रदान नहीं किया, राइट। लेकिन उन्होंने मानव की चेतना को माना था, चिंतन को, नैतिक को उन्होंने प्रासंगिकता को आधार माना था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए, तो बात यही करते हैं कि आदर्शवादी जो विचार थे उनके, वो कहीं ना कहीं देखे जाएं तो यही था कि आदर्शवादी विचार गलत नहीं है, लेकिन ये सभी को मिलने तो चाहिए, आदर्श व्यक्ति सभी होना चाहिए, सभी को आदर्श होना चाहिए। तुम आदर्शवादी विचार लगाए हो लेकिन तुम खुद आदर्श नहीं हो, तुम दूसरे की संपत्ति को हड़प रहे हो, राइट। तो ये तो पूंजीवाद व्यवस्था को मतलब बढ़ावा दे रही है, तो यहाँ आदर्श कैसा, राइट। तो इस आदर्शवाद को उन्होंने एक आदर्श को देखा जाए तो व्यक्तियों से माना तो था कि आदर्शवाद व्यक्तियों में होना चाहिए, लेकिन ये आदर्शवाद देखा जाए तो सभी को तो होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। वहाँ आदर्शवाद में स्वतंत्रता छिपी होती है, स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, राइट। तो इन्होंने स्वतंत्रता को एक बात जो कही है, स्वतंत्रता की बात कही है, तो ये इस आधार पर उन्होंने स्वतंत्रता की बात कही है कि ये आदर्शवाद की जो व्यवस्था है ये सभी को मिलनी चाहिए, तो स्वतंत्रता ठीक है। अब सभी को नहीं है तो स्वतंत्रता किस बात की नहीं है ना। आदर्शवादी विचार तो इसी से ही प्रभावित रहते हैं, ओके। तो इनके जो विचार रहे हैं वो आदर्शवाद व्यवस्था को लेकर इस प्रकार से आप समझ सकते हो, क्योंकि इन्होंने आदर्शवाद की पूंजीवाद की देन ही मानना है, ठीक है, जिनका एक प्रकार से नियंत्रण संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर होता है। इनका ये नियंत्रण किस पर होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर, और ये अर्थव्यवस्था अपने अकॉर्डिंग निर्धारित करते हैं। क्योंकि ये देखे जाए तो पूंजीवाद जो व्यक्ति होते हैं वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता सभी को तो मिलनी चाहिए ना, सभी को स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। और पूंजीवाद की बात करें तो ये यहाँ पर देखा जाए तो निजी संपत्ति की बात है, निजी संपत्ति है, और राज्य की कोई अपनी संपत्ति नहीं है, ओके। राज्य की कोई अपनी संपत्ति नहीं, निजी संपत्ति है। दूसरी है यहाँ पे सीमित सरकार की बात होती है, सीमित सरकार, ठीक। और ये सीमित सरकार जो है ये किसके द्वारा संचालित होगी,
ये पूंजीपतियों द्वारा, और जब पूंजीपतियों द्वारा संचालित होगी तो निश्चित तौर पर ये जो सरकार है ना, ये सरकार है वो एक्चुअली में कौन सी सरकार हो जाएगी? धनिक तंत्र, या इसे हम बोल सकते हैं कुछ लोगों के माध्यम से सरकार को संचालित करना, तो ये धनिक तंत्र भी है, इसे हम बोल सकते हैं। तो ये धनिक तंत्र है और पूंजीपतियों की देन है, तो इस प्रकार से ये पूंजीवाद की व्यवस्था है, ये एक्चुअली में सही नहीं है, सभी लोगों के लिए सही नहीं है। इस वजह से इन्होंने इस खंडित करने का इनका प्रयास किया। ठीक, अगर सीमित सरकार है, वो सब कुछ है, तो सीमित सरकार में सभी का महत्व होना चाहिए ना, तो पूंजीपतियों का महत्व है। निजी संपत्ति सभी रख सकते हैं, सही है बात, ठीक है, लेकिन निजी संपत्ति में देखा जाए तो जो निचले लोग हैं वो लेबर ज़्यादा कर रहे हैं, कार्य श्रम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस हिसाब से संपत्ति नहीं मिल पा रही, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही। इस वजह से इसे पूंजीवाद का खंडित करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। दूसरी बात हम करते हैं इसमें, वर्ग की बात करते हैं। वर्ग की बात करते हैं, तो वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग देखा जाए तो ये वर्ग है बुर्जुआवादी और एक सर्वहारा वर्ग, राइट। तो सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआवादी के पास अगर देखी जाए तो राज्य की शक्तियां हैं, दूसरे निजी संपत्ति पर इनका नियंत्रण है, संपत्ति पर नियंत्रण है, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है, राइट, संपत्ति पर, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है, उत्पाद पर नियंत्रण है, ओके। तो इसके लिए बुर्जुआवादी क्या है? एक धनिक व्यक्ति हैं, यानी कि संपत्तिशाली व्यक्ति हैं, ओके, लेकिन इनकी ही उस राज्य में चलती है, इसलिए इन्होंने संपत्तिशाली व्यक्ति जो हैं वो राज्य को सीमित मानते हैं, ताकि वहाँ की राज्य व्यवस्था है वो बुर्जुआवादी द्वारा संचालित हो सके, राइट। लेकिन राज्य शक्तियाँ, संपत्ति की शक्तियाँ, उत्पादन नियंत्रण, ये बुर्जुआवादी के हाथों में ही है, ठीक। तो राज्य सरकार भी उनके हाथ में ही है। तो सर्वहारा वर्ग की बात की जाए तो ये क्या है? केवल एक शोषित वर्ग है, ये अपना शोषण कराते रहते हैं, क्योंकि इनके पास है ना राज्य की शक्तियाँ हैं, ना संपत्ति है, ना कोई उत्पाद पर नियंत्रण है, क्योंकि ये श्रम के माध्यम से कार्य करते हैं और ये क्या करते हैं, इनके नीचे ही काम करते रहते हैं। तो इन्हें एक प्रकार के दास के रूप में भी देख सकते हो, क्योंकि ये इनके दास तो पूर्ण रूप से दास तो नहीं है, लेकिन अब जब वो ये मेहनत करते हैं, इनका श्रम ये ले जाते हैं बुर्जुआवादी, तो एक प्रकार दास ही समझ सकते हो। लेकिन ये दास एक नियमित रूप से नहीं है, कोई एक प्रमाणिक नहीं है, ना कोई ऐसा एक परमानेंट नहीं है। इस वजह से सर्वहारा जो वर्ग है इसके पास शोषित वर्ग है, स्वतंत्रता नाम मात्र की ही है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि इन्होंने किस प्रकार से बुर्जुआवादी और सर्वहारा वर्ग को स्पष्ट किया, और इन्होंने कहा कि जो बुर्जुआवादी और सर्वहारा वर्ग है, और ये सर्वहारा वर्ग क्या करेगा, मानव चेतना द्वारा, मानव की चेतना के माध्यम से इस पूंजीवाद को, यानी बुर्जुआवादी जो वर्ग है, संघर्ष है, यानी कि दोनों के बीच संघर्ष तो है, क्योंकि ये संघर्ष करते हैं, ये सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं, इतने संघर्ष ये नहीं करते, ये घर बैठे रहते हैं, ये संघर्ष करते हैं। इनके बीच जो संघर्ष है, इनके बीच संघर्ष है, ये वर्ग चेतना, मानव चेतना के माध्यम से क्या करेगा, इनको खत्म करेगा। इस आधार पर इन्होंने सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व जो आता है वो इसी की वजह से आता है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक। चलिए, तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक को हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें नहीं पढ़ते हैं, ठीक। तो अभी थोड़ा समझ लेते हैं कि बुर्जुआवादी को किस प्रकार से खत्म किया जाएगा। तो सर्वहारा वर्ग ही खत्म करेगा, ये तो चाहते नहीं खत्म हो जाए, लेकिन यही खत्म चाहेंगे ना, क्योंकि इनके पास ना कोई उत्पादन है, ना कोई इनके पास अपनी संपत्ति ठीक से है, ना कोई अपना घर है, ना मकान है सही से। तो ये तो सबसे ज़्यादा में है, क्योंकि ये पब्लिक में है, जनता के रूप में तो यही है, ये तो कुछ व्यक्तियों के हाथ में है, मुट्ठी भर लोग हैं ये, और ये तो भीड़ है, पूरा पब्लिक है, पूरा जनता है पूरी। तो ये क्या करेंगे, इनका खात्मा कर देंगे, क्या कर देंगे, बुर्जुआवादी का खात्मा कर देंगे और अपनी व्यवस्था को स्थापित कर लेंगे।
और इसके लिए कैसे ही मानव चिंतनशील है, जागृत है, अपने आप को, विवेक को जानते हैं कि मुझे किस प्रकार से बुर्जुआवादी को समाप्त करना है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको वर्ग संघर्ष की स्थिति आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए, तो मार्क्स का अगर विचार जो है वो इन दोनों के बीच जब वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा तो एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, साम्यवादी व्यवस्था वहाँ स्थापित हो जाएगी और निश्चित तौर पर राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इस विचार को समुचित रूप से रखने का प्रयास किया। चलिए, तो मार्क्स के विचार में जो आदर्शवादी विचार थे इनके, आप समझ सकते हो इन्होंने नैतिकता को माना था। ठीक, और भौतिकवाद के विचार को आप समझ सकते हो कि भौतिक तत्वों को उन्होंने माना, आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया। और अर्थव्यवस्था का निर्धारण का मतलब यही है कि राज्य की शक्ति को चलाने के लिए या वहाँ पर धर्म की शक्ति को चलाने के लिए वहाँ अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्थव्यवस्था ही सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थव्यवस्था एक इन्होंने केंद्र माना था, बिंदु माना था कि अर्थव्यवस्था मतलब सबसे पहले अर्थव्यवस्था ही है और उस अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही राज्य अपना संचालित करता है। जैसे मिल ने विचार दिया था ना कि पूंजी वो बाजारवादी अर्थव्यवस्था का, उससे के माध्यम से कल्याण हुआ। ठीक, तो इन्होंने ये बात कही है इन्होंने इस बात को लेकर के कि अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है, तो यहीं तो आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत आता है। और आर्थिक निर्धारणवाद सिद्धांत जो है वो अर्थव्यवस्था संसाधन है, तो एक्चुअली वो पूंजी वो क्या है, भौतिक है, क्योंकि वो चिंतन भौतिक के माध्यम से क्या होते हैं, काम करते हैं, आगे विकास करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं, सब कुछ करते हैं। पूरा क्या है, तकनीक क्या है, भौतिक है। लेकिन ये भौतिक जो प्रक्रिया है ये मनुष्य के चेतन से काम होती है। उन्होंने चिंतन को नहीं हटाया, लेकिन भौतिक तत्वों में भी चिंतन उन्होंने कहा है कि भौतिक तत्वों में भी चिंतन होता है। ठीक, जैसे पृथ्वी घूमती है तो उसे कोई मनुष्य थोड़ी ना घुमाता है, पृथ्वी घूमती है उसे कोई मनुष्य नहीं घुमाता, वो एक्चुअली कैसे घूमती है, वो उसमें वो गुण पाया जाता है घूमने का। तो इन्होंने भौतिक तत्वों के अंतर्गत ही गुण को माना है। ठीक, तो कोई बाहरी शक्ति द्वारा इसको घूमने की बात नहीं कर। जैसे पंखा, फैन ले लो, ये फैन है जैसे, तो ये जो फैन घूमता है, फैन घूम रहा है, तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक बिजली के माध्यम से नहीं घूमेगा, ये इसी में बिजली तो एक साधन है, लेकिन ये घूमता है, ये उसके अंदर खुद गुण पाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से इन्होंने ये विचार रखने का प्रयास किया था भौतिकतावादी। लेकिन ये चिंतन से क्यों जोड़ा, उसके अंदर चेतना है, हर चीज कार्य करने की चेतना है। तो इनके भौतिकतावादी, चिंतनवादी व्यक्ति विचारक ये माने जाते हैं, ना ये पूर्ण रूप से भौतिकवादी है, ना ये पूर्ण रूप से मानवतावादी है। ठीक, इनका एक मिला जुला ये रूप है, भौतिकवादी मानवतावादी विचारक थे मार्क्स। सॉरी। चलिए, तो मार्क्स के विचार में आपने वर्ग वर्ग की बात समझ ली, किस प्रकार से इस वर्ग संघर्ष के माध्यम से खात्मा हुआ। आदर्शवादी विचार भी समझ लिए, इसी में मैंने समझने का आपको समझने का प्रयास किया। भौतिकवाद, राइट, उन्होंने भौतिकवाद को कैसे माना, आर्थिक निर्धारणवाद को क्यों माना, अर्थव्यवस्था को ही इन्होंने महत्वपूर्ण माना राज्य को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए। लेकिन अर्थव्यवस्था ही एक मुख्य केंद्र नहीं है, अर्थव्यवस्था के अलावा और भी हैं जो राज्य को संचालित करते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जैसे मैकियावेली ने अर्थव्यवस्था को माना ही नहीं था, मैकियावेली जो विचारक थे इन्होंने अर्थव्यवस्था को ही नहीं माना था, अर्थव्यवस्था ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, अर्थव्यवस्था को नहीं माना था मैकियावेली ने, जबकि मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को माना था कि अर्थव्यवस्था जो है वो राज्य का निर्धारण करती है, राज्य को संचालित करती है। ओके, और बिना अर्थव्यवस्था के राज्य संचालित नहीं कर सकते, और इसीलिए अर्थव्यवस्था जब निर्धारण करती है तो तभी पूंजीपति जो लोग हैं अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किए हुए हैं। ठीक, और इसकी वजह से क्या है, समाज में विषमता देखने को मिल रही है, किसी के पास अधिक संपत्ति है तो किसी के पास संपत्ति नहीं है, दोनों के भी संघर्ष है, तो बड़ संघर्ष है। ठीक, तो एक दूसरे से सेगमेंट जुड़ा हुआ है, राइट, तो ये आप समझ सकते हो। तो मानव चेतना के माध्यम से क्या सर्वहारा वर्ग क्या करेगा, इनका सर्वनाश करेगा बुर्जुआवादी, और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व कब हो जाएगा, जब ये सर्वहारा अपने आप में जागृत हो जाएगा और ये एक क्रांति करेगा। और वो क्रांति कैसे हो जाएगी, वो क्रांति इन्होंने जो बोली है वो हिंसक क्रांति, हिंसक क्रांति को इन्होंने महत्व दिया था कि ये हिंसक क्रांति करेंगे और हिंसक क्रांति के द्वारा इसको खत्म करेंगे, क्योंकि ये अहिंसक क्रांति से मानने वाले नहीं है। अहिंसक क्रांति जो गांधी ने दी थी, ये विचार थोड़े गांधी से मिलते जुलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने
हिंसक क्रांति ली थी और गांधी ने अहिंसक की ली थी। इनकी हिंसक क्रांति और हिंसक क्रांति के माध्यम से सर्वहारा वर्ग है वो बुर्जुआवादी वर्ग को समाप्त कर देगा और सर्वहारा वर्ग का अधिनायक को स्थापित हो जाएगा। और सर्वहारा वर्ग को हम अलग से डिटेल से समझेंगे बाद में कभी फिर, राइट। तो ये थोड़ा आप स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने समझा आदर्शवाद के इनके विचार क्या थे। दूसरी बात मैंने आर्थिक निर्धारणवाद को समझा, भौतिकवाद, आर्थिक निर्धारणवाद। तीसरा इनकी मानवतावादी विचार, मानवतावाद का मतलब ये है कि मनुष्य को उन्होंने प्राथमिक माना था। क्यों? क्योंकि मनुष्य अगर निश्चित तौर पर अपने आप पे डिपेंड हो जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो 100% उसमें सफल हो जाएगा। ठीक है, तो मानवतावादी इनके विचारक रहे। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन की अगर हम बात की जाए तो सामाजिक परिवर्तन, उन्होंने ऐतिहासिक परिवर्तन को देखा है। ऐतिहासिक है परिवर्तन से जोड़कर इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की बात की है। और ये ऐतिहासिक परिवर्तन एक समय में नहीं है, ये बहुत ही लंबे समय से एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जहाँ समाज में निरंतर परिवर्तन होता गया है। और वो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो एक्चुअली में जिग-जैग तरीके से उन्होंने बात की है। ये इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आप अगर ले सकते हो तो यहाँ पे आप पूंजीवाद ले सकते हो, पूंजीवाद, और आप यहाँ ले लो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, और यहाँ साम्यवाद। ये जिग-जैग तरीके से उन्होंने एक परिवर्तन करने की बात की और ये एक ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है। ऐतिहासिक पद्धति का मतलब यहाँ इतिहास की पद्धति का आप समझ सकते हो कि इतिहास का अर्थ है यहाँ पे ये हुआ कि जब कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर वो एक इतिहास की कड़ी है। कोई भी समाज में परिवर्तन हो तो वो एक इतिहास की कड़ी है, कहीं ना कहीं उसका इतिहास से संबंध होता है। इतिहास का मतलब यही हुआ कि एक लंबे समय तक किसी स्थिति को बरकरार रखना या स्थिति में परिवर्तन करते हुए समाज में ही बदलाव कर देना ही इतिहास है। ठीक, उसमें के दस्तावेज हैं, जो भी वो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं उसमें। ठीक, इसी की वजह से सामाजिक परिवर्तन जो है वो इतिहास पे ही आधारित है, क्योंकि इतिहास एक लंबे समय तक चलने वाला अनवरत एक क्या है, दस्तावेज है। तो उसी में अंतर जो होता है, समाज में परिवर्तन जो होता है वो एक ऐतिहासिक पद्धति पे ही आधारित होता है। तो वो पद्धति किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो वो होती है जैसे कि जिग-जैग तरीके से, यानी कि इतिहास इस प्रकार का चलता है। ऐसा नहीं चलता है कि यहाँ से सीधा ऐसा हो गया हो, पहले वो ऐसा चलेगा, फिर ऐसा चलेगा, फिर ऐसा चलेगा, ऐसा ऐसा इस प्रकार से। तो ये जिग-जैग तरीके से ये इस प्रकार से चलता है, राइट, आप समझ सकते हो। तो पूंजीवाद जो है वो सर्वहारा वर्ग, फिर साम्यवाद। ठीक, और ये जो विचार रखा था इन्होंने भौतिकतावाद से जोड़ के रखा था, क्योंकि जो इतिहास है वो भौतिक तत्वों से मिलकर जुड़ा है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, पदार्थ है, कोई भी भौतिक है ना, तो वो भौतिक है, तो 100% है उसमें जो परिवर्तन होगा वो निश्चित तौर पर इतिहास पर डिपेंड करेगा। और इतिहास जो है ना वो भौतिक तत्वों पर ही निर्भर है। तो इनके जो विचार थे, जो जिग-जैग पद्धति थी इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की, वो भौतिक तत्वों से प्रभावित रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब बात हम ये करते हैं कि हीगल ने जो विचार दिया था, थोड़ा हीगल से इनकी हम कंपेयर कर लेते हैं। वैसे हमारे सिलेबस में हीगल है नहीं, अब पहले 2008 के पहले था। हीगल की बात करते हैं। इन्होंने जैसे कि वाद, प्रतिवाद, संवाद की बात करते हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद, और इस ये जो विचार है ये भी जिग-जैग पर ही आधारित है, लेकिन इस प्रकार से वाद, प्रतिवाद, संवाद, और ये फिर से वहीं इस प्रकार से चलेगा। ये एक अनुक्रमण के आधार पर ऐसे ही चलेगा। ठीक, इस प्रकार से, या हम क्रमानुसार बोल सकते हैं, क्रम के आधार पर। ठीक, सर्किल से बोलते हैं, उस आधार पर चलेगा। तो वाद, प्रतिवाद, संवाद, फिर वाद, संवाद। ठीक, तो बात यही है कि ये किसी श्रेणी का उच्चतम एक मूल्य प्रारंभिक बिंदु है, और यही जब आगे जाएगा तो प्रतिवाद, और फिर लास्ट में संवाद
संवाद के बाद फिर से वही बात। तो ये एक प्रकृति का नियम, इन्होंने इस चीज़ को चिंतन से जोड़ा, यानी कि इन्होंने नैतिकता से बताया कि ये जो है वो एक नैतिक नियम है। ठीक, ये प्रकृति का नियम है, वाद प्रतिवाद संवाद, ये नैतिक नियम है, राइट। लेकिन इन्होंने नैतिकता से जोड़ा था, लेकिन इनका जो विचार था वो नैतिकता से ना होकर भौतिक से था। इस वजह से इनको वैज्ञानिक विचारक मानते हैं। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको सामाजिक परिवर्तन की आपको ये चीज़ें थोड़ा समझ में आ गई होंगी। थोड़ा अब हम समाज की परिवर्तन को ऐतिहासिक के आधार पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास के आधार पर उन्होंने समाज को परिवर्तन को किस अंग से देखने का प्रयास किया। तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन जो था, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत इन्होंने क्या रखा, जैसे सबसे पहला अगर बात की जाए तो सबसे पहला आएगा आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद, इसके बाद दास प्रथा आएगी, सामंतवाद। ये पूरा एक ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है। देखो, सबसे पहले जब समाज था वो आदिम साम्यवाद में था, फिर वही दास प्रथा में कन्वर्ट हो गया, फिर वो साम्यवाद में कन्वर्ट या सामंतवाद में कन्वर्ट हो गया, फिर इसके बाद वही पूंजीवाद में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और फिर पूंजीवाद के बाद वो सर्वहारा वर्ग में आया, सर्वहारा वर्ग में, फिर इसके बाद साम्यवाद। इस प्रकार से इन्होंने एक समाज का जो परिवर्तन है वो इतिहास के आधार पर, भौतिक तत्वों के आधार पर इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, सर्वहारा वर्ग और फिर साम्यवाद। और पूंजी सामंतवाद तक मनुष्य ना, मेरी बात, सामंतवाद तक मनुष्य एक प्रकार का कोई चेतन गुण था ही नहीं, लेकिन चिंतन था, लेकिन बात यही है कि वो अपने आप को समझता ही नहीं था, जानता ही नहीं था। लेकिन इसके बाद जब पूंजीवाद आया तब लोगों में चेतना जागृत हुई, और चेतना जागृत हुई तो वो निश्चित तौर पर पूंजीवाद का खात्मा करेगा और सर्वहारा वर्ग का विस्थापन करेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आदिम साम्यवाद कैसा था, दास प्रथा कैसी थी, सामंतवाद की बात करते हैं, फिर पूंजीवाद की बात करेंगे, फिर सर्वहारा वर्ग की बात करेंगे, फिर साम्यवाद की बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं आदिम साम्यवाद कि आदिम साम्यवाद एक्चुअली में जो समाज का प्रारंभिक रूप है वो किस प्रकार का था। तो आदिम साम्यवाद में देखते हैं कि यहाँ पर किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं थी, निजी संपत्ति नहीं थी। दूसरी बात, यहाँ पर आप अगर लेना चाहो तो निजी संपत्ति को ये खंडित करते हैं। उत्पादन पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं था, निजी संपत्ति उत्पादन का नियंत्रण नहीं था। वर्ग संघर्ष की कोई स्थिति नहीं मिलती है, कोई वर्ग वगैरह था ही नहीं यहाँ पर। तो ये जो आदिम साम्यवाद है ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये साम्यवाद ही तरीके का था। मतलब कि ये चाहते क्या थे कि जो वर्तमान का आदिम साम्यवाद है, ये जो प्रारंभिक आदिम साम्यवाद है, यही आदिम साम्यवाद में कन्वर्ट हो जाए, ये ऐसा रूप चाहते थे। और आदिम साम्यवाद में कन्वर्ट हो जाएगा तो ना वर्ग संघर्ष रहेगा, ना उत्पादन में किसी का नियंत्रण रहेगा, ना किसी की निजी संपत्ति रहेगी। तो यही तो मार्क्स चाहते ही थे, प्रत्येक वर्ग का उत्थान चाहते थे, प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान चाहते थे। ठीक, तो इस आधार पर उन्होंने आदिम साम्यवाद की बात कही है। तो आदिम साम्यवाद में हम अगर बात करें तो आदिम साम्यवाद में तो ये प्रारंभिक अवस्था है जब समाज में संपत्ति का कोई निजीकरण नहीं था, ना ही अर्थव्यवस्था पर किसी के विचार थे। ठीक, ना कोई घर था, ना कोई समूह था। ओके, लेकिन अंतिम स्टेज ये स्थापित करना चाहते हैं साम्यवाद के रूप। और यही जब निरंतर सर्वहारा वर्ग क्या करेगा, पूंजीवाद का खात्मा करेगा तो साम्यवाद स्थापित हो जाएगा। लेकिन वो एक्चुअली साम्यवाद कभी आ ही नहीं पाया। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व 9 मार्क्स बाद में कन्वर्ट हो गया और फिर वो राज्य में बदल गया, तो वो व्यवस्था देखने को मिलती है। तो आदिम साम्यवाद में मैंने आपको बता दिया कि ना किसी की निजी संपत्ति थी, ना उत्पादन पर किसी का नियंत्रण था, ना वर्ग संघर्ष था, ना कोई समूह था, ना किसी का घर था। वो आदिम साम्यवाद था कि लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते रहते थे। वो एक आदिम साम्यवाद की बात करते। ओके, दूसरी बात आती है दास प्रथा।
दास प्रथा की अगर हम बात करें तो दास प्रथा के अंतर्गत इन्होंने किस प्रकार के विचार दिए, तो दास प्रथा देखा जाए तो इसका दूसरा रूप है आगे, यानी कि एक इतिहास का अगला क्रम है, इतिहास का ये प्रारंभिक क्रम है, ठीक, और यही इतिहास का सेकंड क्रम है। तो ये दास प्रथा में अगर देखा जाए तो समाज परिवर्तन का ये दूसरा चरण है, जहाँ लोगों ने पहली बार संपत्ति पर अधिकार किया, यानी कि यहाँ पर संपत्ति पर अधिकार करने की बात आती है, यहाँ पर संपत्ति पर अधिकार कर लिया था, ठीक, और जैसे ही संपत्ति पर अधिकार किया तो ही समाज क्या हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। तो समाज का विभाजन दास प्रथा में देखने को मिलता है, ना कि आदिम साम्यवाद में। तो दास प्रथा में संपत्ति पर जैसे ही नियंत्रण हुआ तो वही जो समाज था, जो लोग थे, वो जो यहाँ पर आदिम साम्यवाद में जो व्यक्ति थे, वही कुछ लोगों ने संपत्ति पर नियंत्रण करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर समाज दो भागों में विभाजित हो गया, एक हो गया मालिक में और एक हो गया दास में। और जैसे ही मालिक और दास में हुआ तो ये जो दास थे ये इनके नीचे काम करने लगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो दास में सब मास्टर या मालिक को मास्टर ही बोलते हैं, तो मास्टर और मालिक या दास में ये दो रूप में विभाजित हो गया। और सरकार ने निर्माण, और फिर क्या है, मास्टर ने राज्य का निर्माण किया, और यही जो मास्टर है इसने राज्य का निर्माण किया है। और जैसे ही राज्य का जब निर्माण किया तो निश्चित रूप से धर्म संस्कृति का भी निर्माण किया। किसका निर्माण किया? धर्म संस्कृति का भी निर्माण किया। तो इन्होंने अपनी धर्म संस्कृति को विशेष माना, राज्य का निर्माण किया, राज्य को विशेष माना। तो इसलिए जो दास थे, ये दास थे जिनके नीचे काम करने लगे, तो ये दास प्रथा देखने को मिलने लगी। तो ये क्या है, आदिम ये सामाजिक परिवर्तन की ऐतिहासिक पद्धति का दूसरा चरण है। इसके अंतर्गत आदिम साम्यवाद और दास प्रथा एक अगली कड़ी है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट हो गई होंगी। सामंतवाद, तीसरी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आती है सामंतवाद। सामंत का बाद का मतलब ये यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर संपत्ति पर तो नियंत्रण था ही, संपत्ति पर नियंत्रण था, लेकिन यहाँ पर उत्पादन पर भी नियंत्रण देखने को मिलने लगा। उत्पादन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो कृषि करते थे लोग, इस पर नियंत्रण हुआ। और जैसे नियंत्रण हुए तो यहाँ पर जमींदारी देखने को मिलती लगी, एक जमींदार और एक सामंत दो आने लगे। सामंत तो आपको पता ही था, छोटे कृषि लोग होते थे, कृषि छोटे मतलब कृषि करने वाले छोटे लोग हुआ करते थे। और ये कृषि जब करते थे तो इनकी जो भूमि होती थी उस पर नियंत्रण किसका था? जमींदारों का। तो यही जमींदार अपने अकॉर्डिंग इस संपत्ति को करवाते थे। ये सामंत द्वारा जो कृषि होती थी कराते थे। तो यहाँ पर सामंतवाद देखने को मिलता है। और ये सामंतवाद संपत्ति के साथ साथ उत्पादन पर भी नियंत्रण होता है। ओके, तो वर्ग संघर्ष जो था वो समाज में बढ़ता चला गया। तो वर्ग संघर्ष बढ़ने का आज जो आधार दिखाते हैं पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआवादी, और वर्तमान में सर्वहारा वर्ग है, इनके बीच जो आज विसंगति देखने को मिलती है, खामियां देखने को मिलती है, खाई देखने को मिलती है, वो एक्चुअली में आज से नहीं है, वो पहले से है। वो है दास प्रथा से स्टार्टिंग। आदिम साम्यवाद में ऐसा कुछ नहीं था, दास प्रथा में था। दास प्रथा के बाद सामंतवाद आया, तो सामंतवाद पे संपत्ति पर तो नियंत्रण दास प्रथा में ही हो गया, लेकिन यहाँ पर जमीन पर भी नियंत्रण कर लिया, उनके उत्पादन पर भी नियंत्रण कर लिया। तो इस वजह से वहाँ पर जो कृषि के लोग थे वो छोटे छोटे होते गए, तो सामंतवाद व्यवस्था हो गई। तो वो भी एक उसकी क्या है, एक ऐतिहासिक पद्धति है, समाज के परिवर्तन की एक ऐतिहासिक पद्धति है। चलिए, तो सामंतवाद के विषय में थोड़ा समझ लिया। अब हम समझते हैं पूंजीवाद। तो पूंजीवाद का अगर बात की जाए तो पूंजीवाद में यहाँ पर संपत्ति पर भी नियंत्रण, ठीक, उत्पादन पर भी नियंत्रण। अब यहाँ पर बात एक आती है, अर्थव्यवस्था पर भी नियंत्रण हो गया। यहाँ देखा जाए तो अर्थव्यवस्था पर भी नियंत्रण हो गया। तो निश्चित तौर पर यहाँ पूंजीवाद का मतलब यही हुआ कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होना ही पूंजीवाद कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था पर जब नियंत्रण है तो निश्चित तौर पर वहाँ की राज्य की जो व्यवस्था है उस पर भी नियंत्रण होगा। और राज्य व्यवस्था पर जब नियंत्रण है तो ये पहले से ही समाज दो वर्गों में बंटा चला आ रहा है। दो वर्गों में जैसे पूंजीवाद ये निश्चित रूप से संपत्ति पर, उत्पादन पर, अर्थव्यवस्था पर, राज्य की व्यवस्था पर नियंत्रण जब कर लेता है तो यही समाज जो है, जो उच्च लोग हैं, वो बुर्जुआवादी कहे जाते हैं। तो बुर्जुआवादी का अर्थ यही हुआ
कि ये जो पूंजीवाद है वो एक्चुअली में सीधा सीधा वो राज्य की व्यवस्था पर हस्तक्षेप करता है, उसको सीमित करता है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करता है। तो अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है, ये राज्य पर नियंत्रण ये व्यक्तियों की बात करते हैं, और व्यक्तियों में तो वही होंगे जो पूंजीवादी हैं। ये व्यक्तियों की बात करते जरूर है, लेकिन उनका ही आधार रहता है जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इस आधार पर आप समझ सकते हो कि बुर्जुआवादी व्यवस्था किस प्रकार से बनती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आदिम साम्यवाद से पूंजीवाद तक की व्यवस्था में जो समाज का जो बंटवारा रहा है वो दो रूप में देखने को मिलता है। ओके, आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद और पूंजीवाद। तो आदिम साम्यवाद में तो मैंने आपको बता ही दिया, निजी संपत्ति पर, उत्पादन पर, वर्ग संघर्ष कुछ भी नहीं था। दास प्रथा में देखा जाए तो संपत्ति पर नियंत्रण हो गया, तो सीधे सीधी क्या है, मालिक दास में बदल गया। सामंतवाद में उत्पादन पर भी नियंत्रण होने लगा, और पूंजीवाद में तो फिर अर्थव्यवस्था पर ही नियंत्रण हो गया। तो इस वजह से ये जो व्यवस्था, वो समाज की जो व्यवस्था रही है वो दो वर्गों में विभाजित होती रही है। तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की जो ऐतिहासिक पद्धति थी वो इस बेसिकली इन पॉइंटों पर आप समझ सकते हो। मैंने कंप्लीट आपको बेस समझा। अब बात ये आती है कि ये पूंजीवाद का अगला रूप क्या होगा। अगला रूप इन्होंने ये दिया सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व का मतलब ये है कि निश्चित रूप से पूंजीवाद जो है, जो जो सर्वहारा है यानी कि शोषित वर्ग है, ये मानव चेतना द्वारा जागृत होगा और निश्चित रूप से इस पूंजीवाद को खत्म करके सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित कर लेगा। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित कर लेगा, और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व जब स्थापित हो जाएगा तो इसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। तो लेकिन अब यहाँ पर देखना, दो विचार आ जाते हैं। देखो कि सर्वहारा वर्ग ये जो चाहते थे, ये जो चाहते थे मार्क्स, ये चाहते थे साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना। और साम्यवादी व्यवस्था जब स्थापित हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसमें सभी को समानता देखने को मिलेगी, सभी समान होंगे, उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उन्हें पूंजी दी जाएगी, संपत्ति दी जाएगी, राइट। लेकिन सर्वहारा वर्ग जो था ये एक्चुअली में ये आवश्यकता के अकॉर्डिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि सर्वहारा वर्ग जो जब उस पर स्थापित कर लेगा तो अपनी घरमानी मनमानी करेगा ना। ये सर्वहारा वर्ग अपने अकॉर्डिंग व्यवस्था को स्थापित करेगा, अपने अकॉर्डिंग व्यवस्था को संचालित करेगा, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन सर्वहारा वर्ग की अब ये चाहते थे साम्यवादी व्यवस्था को, इनका तो अंतिम लक्ष्य क्या था, साम्यवाद को स्थापित करना। ये सर्वहारा वर्ग को तो इसलिए विस्थापित करने की बात करते थे ताकि ये पूंजीवाद को खत्म कर सके और सर्वहारा वर्ग स्थापित हो जाए। लेकिन सर्वहारा वर्ग हो किस प्रकार से चलेगा, तो ये जो व्यवस्था और ये व्यवस्था आती है, इनके बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। तो अब हम थोड़ा समझते हैं सर्वहारा वर्ग और साम्यवाद को। चलिए, तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं सर्वहारा वर्ग कि इसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था है। सर्वहारा वर्ग जब स्थापित हो जाएगा तो इसके अंतर्गत ये क्या क्या करेंगे। ठीक, तो सर्वहारा वर्ग जब स्थापित होगा तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो पूंजीवाद का विनाश करेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप उदाहरण ले सकते हो कि फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण आप ले सकते हो। फ्रांसीसी क्रांति में देखा जाए तो जो सर्वहारा वर्ग था उसने पूंजीवाद का खात्मा किया था। वहाँ पे बंधुत्व का, सामाजिक व्यवस्था यानी कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये जो तीन गुण देखने को मिलते हैं ये फ्रांसीसी क्रांति में आपको मिलते हैं। जैसे समानता को स्थापित किया, स्वतंत्रता को स्थापित किया, बंधुत्व को विकास दिया। ठीक, तो वहाँ सत्ता को खत्म करने की बात की थी इन्होंने ना, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, पूंजीवादी लोग थे, उनकी सत्ता को खत्म किया और सीधे सीधी गणतंत्र व्यवस्था को स्थापित किया था। और गणतंत्र व्यवस्था तो जनता की शक्तियाँ होती हैं। क्यों? वहाँ पर सहमति के आधार पर गणतंत्र व्यवस्था होती है। तो इसके लिए इन्होंने सर्वहारा वर्ग का एक जो महत्व दिया था कि अगर सर्वहारा वर्ग स्थापित होता है तो सर्वहारा वर्ग की अपनी व्यवस्था अलग से रहेगी। ठीक, क्योंकि सर्वहारा वर्ग तो कहीं ना कहीं चिंतनशील प्राणी है, तो अपने अकॉर्डिंग फिर व्यवस्था को संचालित करेगा। तो फिर वो शहरों में श्रमिकों का विकास करेगा, संचार प्रणाली में सुधार करेगा, उच्च गुणवत्ता वाली उत्पादन में भी वृद्धि करेगा, राइट। तो इस वजह से ये जो व्यवस्था है वो स्पष्ट देखने को मिलती है। जबकि साम्यवाद की बात हम इधर कर लेते हैं। साम्यवाद और सर्वहारा वर्ग थोड़ा इसमें थोड़ा समझते हैं।
सर्वहारा वर्ग जब वहाँ स्थापित हो जाएगा तो इसके अपने क्या व्यवस्था रहेगी। पहली बात तो ये है कि समाज विभाजन की समाप्ति हो जाएगी। ये क्या करेगा, समाज विभाजन की समाप्ति करेगा। और समाज विभाजन की समाप्ति तो यहाँ भी है। ओके, समाज विभाजन की समाप्ति करेगा और इसके बाद ये क्या करेगा, इसके बाद यहाँ पर सर्वहारा वर्ग ने राज्य का यहाँ पर क्या किया है, विकल्प दिया है, यानी कि राज्य को माना है इन्होंने, राज्य का समर्थन, यानी कि समाज विभाजन की समाप्ति के बाद यहाँ राज्य का समर्थन है। अब देखो यहाँ पर, अब बात समझना, साम्यवाद में ऐसी बात नहीं है, साम्यवाद में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक, ये राज्य का समर्थन किया है अल्प अवधि के लिए, संक्रमण, या आप बोल सकते हो संक्रमण अवधि के लिए इन्होंने राज्य का समर्थन किया है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। एक बात इन्होंने ये बोली, प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। क्यों, समाज विभाजन जब समाप्त हो जाएगा तो वहाँ राज्य का समर्थन होगा, क्योंकि जब वहाँ स्थापित हो जाएगा सर्वहारा वर्ग तो उसे कोई तो संचालित होना चाहिए, तो वहाँ ने राज्य का समर्थन किया है। और राज्य का समर्थन है वो कुछ क्षण के लिए दिया है उन्होंने, संक्रमण काल के लिए दिया, पूर्ण के लिए नहीं दिया है। उन्होंने समर्थन दिया तो है, संक्रमण काल के दिया है। और प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। ओके, चौथी बात, ये अराजकतावाद को खत्म करेगा। अराजकतावाद को खत्म करने का मतलब क्या, अराजकतावाद दो प्रकार से होती है, एक तो होती है हिंसा और एक होती है अहिंसा में। अहिंसा में अराजकतावाद का मतलब ये होता है कि जिस देश में वहाँ पर कोई व्यवस्था संचालित हो रही है या कोई शासन व्यवस्था संचालित हो रही है, अगर वो ठीक ढंग से संचालित नहीं हो रही, वो लोगों का शोषण कर रही है, उनको कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का शोषण कर रही है, तो निश्चित रूप से वहाँ अराजकता फैलेगी। या उनके अधिकारों का, उनको अपनी विधि के माध्यम से पूर्ण रूप से उनको नियम, उनको विधि के माध्यम से उन्हें योजनाएं न संचालित कराना, ठीक, या उनको जो भी कार्य हैं, उनके अधिकार हैं या उनकी जो अपनी एक कार्य पद्धति है उनको ठीक ढंग से रेगुलेट ना करना, इसलिए वहाँ पे अराजकता फैलने लगती है। अराजकता हिंसा का भी रूप धारण कर सकती है अहिंसा में। तो गांधीवादी तो अहिंसा के थे, जबकि ये अराजकता जो है वो हिंसावादी अराजकता, राइट। तो इन्होंने अराजकतावाद को दूर किया और जब सर्वहारा वर्ग का अधिनायक का तो वहाँ स्थापित हो जाएगा तो अराजकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अराजकतावादी को इन्होंने दूर किया है और प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार भी कार्य करेगा। राज्य का समर्थन है, मूल अवधि के लिए है, समाज विभाजन की समाप्ति होगी। तो ये जो पॉइंट है ये सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत इन्होंने रखे। लेकिन सर्वहारा वर्ग की अगर हम बात करते हैं, सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं तो यही एक्चुअली में वर्तमान की व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये जो देखा जाए कि जब राज्य निश्चित रूप से वहाँ राज्य का समर्थन किया तो यही राज्य स्थायी बन गया, यही राज्य स्थायी बन गया, क्योंकि ये जो राज्य का समर्थन किया था ना, ये अल्प अवधि के लिए किया था, लेकिन यही राज्य निश्चित रूप से बाद में स्थायी बन गया। और वर्तमान देख सकते हो चीन में राज्य जनवादी पार्टी है, वहाँ पर एकल पार्टी, तो वो साम्यवादी व्यवस्था वहाँ भी है, लेकिन वो कैसी व्यवस्था है, राज्य वो स्थायी राज्य है। रूस देख लो, ठीक, ये दो एग्जाम्पल आप ले सकते हो उदाहरण में। तो राज्य का समर्थन किया था इन्होंने अल्पावधि के लिए, लेकिन वो वर्तमान में स्थायी बन गया। और जैसे स्थायी बन गया तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व न रह करके सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व पर ही क्या हो गया, स्थापित हो गया। इसका अर्थ आप ये समझ सकते हो कि वर्ग का अधिनायकत्व वास्तविक रूप में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व पर हो गया। यानी कि ये राज्य जो था, ये राज्य जो था इस पर नियंत्रण सर्वहारा वर्ग का होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ना होकर के राज्य का सर्वहारा वर्ग पर अधिनायकत्व हो गया जब स्थायी राज्य बन गया। तो ये जो सर्वहारा वर्ग है एक्चुअली में इसकी थोड़े आप ये कंपोनेंट आप समझ सकते हो। इन्होंने समाज का विभाजन तो किया,
लेकिन राज्य का समर्थन किया और वही राज्य क्या स्थायी बन गया। और निश्चित रूप जब वो स्थायी बना तो यही सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व राज्य पर न होकर के राज्य का सर्वहारा वर्ग पर अधिनायकत्व इसका अपोजिट इस पर ही स्थापित हो गया। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। ये बात इसमें कही, अराजकतावाद को इन्होंने दूर रखा। ओके, लेकिन जो बात उन्होंने कही थी कि राज्य सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व इस पर हो गया, लेकिन इसके विपरीत जब वर्तमान में देखा जाए तो इसकी आलोचना करते हुए एक व्यक्ति थे मिलोवॉन जीलॉस। मिलोवॉन जीलॉस ने यही बात कही कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व वास्तविक रूप में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व पर हो गया, उसका अपोजिट हो गया। तो ये बात किसने की थी? मिलोवॉन जीलॉस ने बात की थी। तो आप ये भी लिख सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे साम्यवाद की। साम्यवाद में क्या विचार है? तो साम्यवाद में अगर आप देखते हो तो इसमें निजी संपत्ति नहीं होगी किसी की, यहाँ पर राज भी नहीं होगा, राज नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना राज होगा ना वर्ग होगा, ना मालिक मजदूर में कोई विभाजन होगा, मालिक मजदूर में कोई विभाजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए साम्यवाद में मूल्य का जो निर्धारण रहेगा वो उपयोग के आधार पर होगा, विनिमय के आधार पर नहीं। देखो, विनिमय और उपयोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ अर्थव्यवस्था को लेकर के थोड़ा बात समझ लो। विनिमय मूल्य, विनिमय मूल्य अगर देखोगे लेन देन, ये लेन देन का मतलब क्या होता है कि नीचे के जो लोग होते हैं ऊपर के लोगों लेन देन करते हैं, जो पैसा वाले लोग हैं और जो छोटे लोग हैं उनके बीच क्या लेन देन होता है ना, ट्रांजेक्शन। जैसा हो कि कोई कार्य करते हैं तो या कोई लेन देन होता है तो वो लेन देन विनिमय मूल्य पे आधार पे होगा। तो विनिमय मूल्य को इन्होंने खारिज किया, विनिमय मूल्य नहीं होगा, इसकी जगह इन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने उपयोग मूल्य का सिद्धांत दिया। उपयोग मूल्य, उपयोग मूल्य, उपयोग मूल्य का यहाँ अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति जो होगा वो अपनी क्षमता के अनुसार तो कार्य करेगा, क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे आवश्यकता के अनुसार उसे संपत्ति दी जाएगी, उसे कोई अधिक संपत्ति नहीं दी जाएगी। अगर किसी पर अधिक संपत्ति है, किसी पर अधिक संपत्ति है तो वो उस संपत्ति को वितरण कर देगा। तो ये एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो था मार्क्स का, ठीक, ये मैनिफेस्टो, इनकी एक बुक है उसमें देखने को मिलता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो इनका विचार था, इसी के अंतर्गत उन्होंने जो पूरी बात कही थी वो यही कही थी कि अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो एक्चुअली में यहाँ से निकल कर आता है उपयोग मूल्य के आधार पर। क्योंकि उपयोग मूल्य जो है वो व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति क्षमता के अकॉर्डिंग का जितनी उसके अंदर क्षमता है वो क्षमता से कार्य करेगा, अपने देश के लिए कार्य करेगा, अपने राज्य के लिए कार्य करेगा। लेकिन राज्य की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, राज्य की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन बात तो समझ में आती है ना कि वो मेहनत करेगा तो मेहनत तो विकास के लिए ही तो करेगा। भले ही राज्य नहीं है लेकिन विकास तो होगा। जब विकास होगा तो निश्चित रूप से उसे उस क्षमता के अकॉर्डिंग संपत्ति ना देकर उसकी जो आवश्यकता है, जितनी मतलब उसके पेट भरने की, कपड़ा रोटी मकान की आवश्यकता है वही दी जाएगी। कपड़ा दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, उसे पेट भर के खाना दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये उसकी क्षमता इस अकॉर्डिंग काम करने के बाद साथ साथ आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसे संपत्ति दी जाएगी। यही क्या है, साम्यवादी व्यवस्था को निर्धारण करती है। ओके, लेकिन जिसके पास अगर अधिक संपत्ति है भी तो वो संपत्ति का बंटवारा कर देगा, वही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ताकि वहाँ की व्यवस्था संचालित हो सके और साम्यवाद व्यवस्था विस्थापित हो सके। तो ये है साम्यवादी व्यवस्था। ठीक, यहाँ पर कोई भी उत्पादन के लिए लाभ नहीं करेगा, एक उपयोग मूल्य का प्रयोग करेगा, उत्पादन लाभ के लिए नहीं होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और साम्यवाद में भी समाज विभाजन की समाप्ति है, ठीक, और जो भी बाध्यकारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी बाध्यकारी संस्थाएं हैं, उनका निस्तारण किया जाएगा। और मानव समाज प्रबंधन की बात करते हुए
इन्होंने मनुष्य के कार्य की क्षमता को नियंत्रण एवं उसका प्रबंधन करने की बात कही। कोई राज नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी, कोई धर्म नहीं होगा, कोई आदर्श नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ना कोई धर्म है, ना कोई यहाँ पर अपना एक आदर्श है। ठीक, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप समझ सकते हो, ना राज्य है ना सरकार है। जब राज्य नहीं तो वहाँ सरकार कहाँ से आ जाएगी। तो ये साम्यवादी व्यवस्था है। तो यही तो चाहते थे वो, यही तो चाहते थे, लेकिन वो ये ना हो करके वो ये हो गया सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। लेकिन ये जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व अगर देखोगे आप, तो ये राज्य का समर्थन जो था करते थे, तो यही तो राज्य का समर्थन संक्रमण के लिए करते थे, यही एक्चुअली में स्थायी बन गया। और यही सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है, ये आपको 9 मार्क्सवाद में देखने को मिलेगा। 9 मार्क्सवाद जो विचार आएगा, ये युवा मार्क्स जो विचार है, इसमें हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको कि मार्क्स के जो विचार रहे हैं वो किस प्रकार के आदर्शवादी विचार उनके कैसे रहे, भौतिकतावादी विचार कैसे रहे, आर्थिक निर्धारण का जो सिद्धांत दिया, द्वंद्वात्मक जो पद्धति रही है मानव चेतन और भौतिकवाद के बीच की, उसको किस प्रकार से हमने आपको स्पष्ट किया। इसी के साथ साथ मैंने सामाजिक परिवर्तन की बात कही। सामाजिक परिवर्तन में एक ऐतिहासिक पद्धति को लिया मैंने, एक उसमें भौतिकतावादी एक पूरी व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया, राइट। और एक एक करके मैंने किस प्रकार से सर्वहारा वर्ग को भी आपको स्पष्ट किया और साथ ही साम्यवादी व्यवस्था को स्पष्ट किया, और वर्ग विभाजन की जो स्थिति थी उसको भी खात्मा करने के लिए जो मार्क्स ने विचार दिए थे उसको भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको 9 मार्क्स के बारे में स्पष्ट करने का प्रयास करें। चलिए।